सोशल मीडिया पे जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा मीम मशहूर है कि लोगों के जो पेरेंट्स हैं या आबा व अजदाद हैं वो उनके बच्चों को जायदाद नाम करते हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे दादा परदादा हैं उन्होंने जो है ना हमारे हमें दिल की बीमारियां उनको मुंतकिल करा है। तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है अगर जीन्स में आ रहा है। तो क्या ये बात सच है कि 100% जीन्स पे ही डिपेंडेंट होती है हार्ट की बीमारी, या हमारी भी कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से जो है वो दिल की बीमारी हो सकती है? हाँ शुएब, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। अभी जेनेटिक्स यकीनन बहुत रोल प्ले कर रही होती है हमारी लाइफ में। जहाँ तक दिल की बीमारियों का ताल्लुक़ है, अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिज़ीज़ प्रोसेस की, या जो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, तो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ डायरेक्टली जेनेटिक से ताल्लुक़ कोई नहीं होता। ठीक है, अगर आपके दादा को, आपके परदादा को, अब्बा को, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती, बट येस दैट मेक्स यू प्रोन फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। आपके रिस्क को बढ़ा देती है अगर आपकी जेनेटिक्स में ये चीज़ मौजूद है। और ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दैट इज़ अ कंडीशन इम्पेक्टेड के आपका जेनेटिक्स, व्हेन जेनेटिक्स कम इनटू कांटेक्ट विद डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो फिर वो बीमारी की शक्ल अख्तियार करती है। फ़र्ज़ करें कोलेस्ट्रॉल, कि अगर आप जेनेटिकली प्रोन हैं, आपको पता लग गया कि आप जेनेटिकली प्रोन हैं, फिर अगर आप कुछ एहतियातें कर रहे हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा से, ग़िज़ा से परहेज़ कर रहे हैं, अगर ज़रूरत है दवा की तो दवा ले रहे हैं, तो फिर आप ख़ुद को वो जो जेनेटिक प्रोन रिस्क है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि लाइक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, के पैदाइशी आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बन रहा है, और वो बहुत ही रेयर होता है, वो हर दूसरे आदमी को नहीं होता, वो 1000-2000 में किसी एक को मुमकिन है। उसमें ऐसा होता है कि आपकी बॉडी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बना रही होती है, तो जब वो ज़्यादा बनता है तो वो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज का सबब बनता है, उसमें ये चीज़ होती है, बट दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोलेबल। अब हमारे पास कुछ जदीद दवाइयाँ ऐसी भी हैं कि हम उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग प्रोन हैं हार्ट डिजीज़ के, जैसे आपने बताया, तो अगर वो फिज़िकली एक्टिव रहेंगे या फिर जो एहतियातें करेंगे तो उससे बचा जा सकता है, आपका यही कहने का मकसद है? बिल्कुल बिल्कुल बचा जा सकता है, मगर जो जैसे मैंने कहा कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, उसमें भी अगेन दो तरह के होते हैं। एक हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस, दूसरे बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस ऐसे होते हैं जिनकी मदर की तरफ से और फादर की तरफ से, दोनों की तरफ से वो जीन मिली है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रही है, तो उनको हम कहते हैं फैमिलियल होमोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो ऐसे मरीज़ बहुत रेयर होते हैं, समझें कि 50,000 में कोई शायद एक हो, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है और डिज़ीज़ प्रोसेस बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है। समझें कि 20 साल की उम्र से भी पहले दिल की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें तो जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बट जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 या लाख में कोई एक होगा, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी कॉमन जिस पे हम बात करें। दूसरा होता है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या होता है कि यू इनहेरेंट डिफेक्टेड जीन फ्रॉम वन ऑफ योर पेरेंट, या मदर की तरफ से या फादर की तरफ से, तो वो दूसरे होते हैं, उनमें बीमारी का प्रोसेस स्टार्ट होता है अराउंड देयर 30s। ठीक है, और यस वो वेल कंट्रोलेबल है अगर हम टाइमली डायग्नोस करें, एहतियात करें, दवा खाएं, तो उसकी रिस्क एक आम आदमी के बराबर हो सकती है जिसको फैमिलियल हेटेरोजाइगस हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया नहीं है, अगर वो प्रॉपर दवा खाए, वॉक करे, ग़िज़ा की परहेज़ करे, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप में रहे। अच्छा, जैसे आपने चिकनाई की बात करी है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि ट्रांस फैट करके कोई एक फ़ैट है जिसको हम खाते हैं तो उससे हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। तो आप बता सकते हैं कि ट्रांस फैट क्या चीज़ है और किस ग़िज़ा में जो है वो ज़्यादा ट्रांस फैट होगा तो हमारे हार्ट पे अफेक्ट करेगा? हाँ, जो लिपिड्स या फैट्स होते हैं वो हमेशा या सारे के सारे हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। ऑब्वियसली वो हमारे जिस्म का कंपोनेंट है, हमारे जिस्म में बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें उनसे बन रही होती हैं, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स, और हमारे सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। बट कोलेस्ट्रॉल के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उनमें से एक ट्रांस फैट्स हैं जो आपने कहा।
हमारे पास जो फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स जिसमें तली हुई चीज़ें जिनको ऑयल को लाइक दे फ्राई रिपीटेडली, तो उससे जो फैट्स हैं उसमें जो मौजूद हैं वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक जो हमारे पास कढ़ाई में तेल पड़ा हुआ है, वो जल रहा है, उसमें कोई चीज़ फ्राई की, वो निकाल ली, बट तेल उसमें मौजूद है, वो मुसलसल जल रहा है, जल के व्हेन दे आर एक्सपोज टू हाई हीट कॉन्स्टेंटली, तो वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ट्रांस फैट्स आर वेरी वेरी डेंजरस, जो कि हमारी दिल की शरियानों में डिपॉजिट होके और ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा फूडी है, शौकीन है, वो रोक ही नहीं सकता अपने आप को बाहर का खाना खाने से या ये तली हुई चीज़ें खाने से, और अगर वो खा भी रहा है उसके बाद वो एक्सरसाइज कर रहा है, अपने आप को फिट रख रहा है, तो क्या वो बच सकता है हार्ट डिजीज़ से या नहीं? उसको भी होगी क्योंकि वो फैट्स तो ले रहा है लेकिन फिट भी है साथ साथ, तो ऐसा क्या है जिससे बचा जा सके? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें सबसे मेरा आसान सा जवाब ये है कि कोलेस्ट्रॉल को नापना चाहिए। फिटनेस हर किसी की जो जहन में फ़िटनेस की डेफिनेशन है वो अलग है। फ़िटनेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप दिखने में थोड़े से कुछ मसल्स बनाए हुए हैं। फ़िटनेस की डेफिनेशन एक डॉक्टर अलग बता सकता है, उसमें आपके डिफरेंट किस्म के टेस्ट होंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल और कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस को बहुत अर्ली ऑन कैच करते हैं। वो अगर टेस्ट करके देख लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, डिस्पाइट दैट अगर ये पैटर्न रहा, बिकॉज दिस इज़ अ पैटर्न, ठीक है, एडवांसिंग एज के साथ रिस्क वैसे बढ़ती जा रही है। अगर जो कंट्रोल नहीं कर सकता और वो इस तरह की डाइट पे रेगुलरली रह रहा है, तो एट सम पॉइंट इन हिज हर लाइफ तो ये होएगा कि वो उस बीमारी के प्रोसेस में आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, अगर बहुत ज़्यादा भी है तो बहुत कम इस्तेमाल करें, और फिर रेगुलर फिटनेस के चेक के लिए कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अपने कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लेवल्स चेक करें। क्योंकि चिकनाई का आपने जैसे कहा है, तो एक आम इंसान कैसे समझेगा कि चिकनाई कौन सी वाली बुरी है और कौन सी वाली अच्छी है? जैसे LDL HDL मैंने सुना है, तो LDL का आप बताएं कि वो बुरी है या HDL बुरी है, कौन से वाला बुरा है और क्या जो है वो दिल के ऊपर असरात ज़्यादा डालता है? अच्छा, जो दिल की बीमारी एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस, जब हम मरीज़ को समझा रहे होते हैं, बहुत सारे मरीज़ यही सवाल करते हैं मुझे दिल का मसला क्यों हो गया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर। अगर कोई सिगरेट तंबाकू नोशी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, कुछ फैमिली कंपोनेंट है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वज़न बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, और या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो बाकी सब हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि अगर वो मौजूद हैं तो दिल का मसला होने का इम्कान ज़्यादा है। बट जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिस्क फैक्टर से बढ़ के वो दिल की वजह है मसले की, ठीक है, और फिर उसका जो रिलेशनशिप है विद द हार्ट डिजीज़, दैट इज़ विद द ईयर्स ऑफ एक्सपोयर। फ़र्ज़ करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल 20 साल की उम्र में बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, सो यू नीड एट लीस्ट 10 to 15 years to have हार्ट अटैक, टू हैव अ फुल ब्लोन एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ प्रोसेस। अगर 20 साल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हुआ, जैसे आपने फास्ट फूड की बात की, आपने 20 साल से खाना शुरू किया, तो आपको दिल का मसला अराउंड 30s में आ जाएगा, 32, 34, 35 में आ जाएगा। अगर आप इनिशियली फ़िट हैं, चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना 40 के बाद स्टार्ट हुआ, तो दिल का मसला कब होगा? जाके अराउंड 40-45 में होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना 40s के बाद स्टार्ट हुआ तो 50s में जाके मसला होगा, 50s के बाद हुआ तो 60s 70s में। तो ये टोटल एक्सपोजर पे है कि आपका जो ब्लड वेसल्स हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को एक्सपोज कितने ड्यूरेशन के लिए हैं। तो इसीलिए जितना अर्ली आप वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो कोलेस्ट्रॉल को कम करें अपनाएंगे, उतना लॉन्ग टर्म आप ख़ुद को दिल के मसाइल से बचा सकते हैं। जिन मरीज़ों को शुगर है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, जैसे हम कहते हैं कि बीपी का मर्ज़ है, तो उनमें क्या एहतियात करनी चाहिए कि भाई उनको हार्ट अटैक ना हो, या फिर डायबिटीज़ का भी लिंक है कोई, तो ये आप बताएं कि डायबिटीज़ का क्या लिंक है हार्ट डिजीज़ के ऊपर? डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, उसमें रिस्क ये होती है, उसमें फ़र्क ये होता है
कि एक आम आदमी जिसको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है और दूसरा जिसको शुगर या ब्लड प्रेशर है, दोनों में हम जो डिफरेंस बता रहे होते हैं कि वो टाइम्स, लाइक जिसको डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन है उसमें 20 गुना ज़्यादा रिस्क है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए एज़ कम्पेयर टू ऐसा आदमी जिसको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं है। उस रिस्क को भी कम किया जा सकता है अगर वो अपनी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल करे। अगर उसमें अगेन वी हैव सम नंबर्स, मैजिक नंबर्स होते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में बात करी थी कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और ब्लड शुगर के लिए, सब के लिए देयर आर सर्टेन मैजिक नंबर्स। अगर आपके शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल उन नंबर्स के अंदर है तो आप ख़ुद को बहुत हद तक दिल के मसले होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। हाइपरटेंशन, बीपी का जो मर्ज़ है उसकी क्या वजूहात होती हैं? हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। एक हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो मोस्टली 40-50 साल के बाद ब्लड प्रेशर हो रहा होता है तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। उसको हम अपनी टेक्निकल ज़बान में बोल रहे होते हैं इडियोपैथिक, के मतलब उसकी कोई वजह नहीं होती, कुछ एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं, जैसे हमारी वेसल की हार्डनिंग हो जाती है और कुछ हमारे जो केमिकल्स हैं बॉडी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की हमेशा कोई ना कोई सेकेंडरी वजह होती है जिसमें अक्सर करके हमारे हुदूद में प्रॉब्लम हो जाती है। आपने सुना होगा एडोरीनल ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, तो उन हुदूद की जो सीक्रेशंस होती हैं वो जब बढ़ जाती हैं उसमें डिफरेंट किस्म की कंडीशंस होती हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। या बाज़ दफ़ा हमारी जो गुर्दे को जो खून की नालियाँ खून सप्लाई करती हैं उसमें ब्लॉकेज का प्रोसेस हो जाए जिसको हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कह रहे होते हैं, तो वो रीज़न्स होती हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अगर हम एक बार वो जो वजह बनी है ब्लड प्रेशर की उसको ट्रीट कर दें, ठीक कर दें, तो ब्लड प्रेशर उमूमन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। मगर जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसको हमने इडियोपैथिक बोला था, उसमें वंस you are diagnosed with the hypertension, you need to be on hypertensive medications for lifelong अगर वो कंट्रोल नहीं होता। हाँ, इब्तदा में अगर नया डायग्नोज हुआ है और उसको आपने कुछ लाइफस्टाइल मेजर से कंट्रोल कर लिया तो दैट वुड बी बेस्ट। अगर लाइफस्टाइल मेजर से वो कंट्रोल नहीं हो रहा एंड यू नीड टू स्टार्ट मेडिकेशंस तो फिर वो मेडिकेशंस आपको लाइफ लॉन्ग लेनी होगी फॉर प्रॉपर कंट्रोल। जिसको हाइपरटेंशन है तो उसको जो है गुर्दे का मसला भी हो सकता है? हाँ, वो हैं ब्लड प्रेशर की पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस के। हाई ब्लड प्रेशर्स क्या करते हैं? अब ब्लड प्रेशर होता क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो खून दौड़ रहा है, चल रहा है, वो कितना प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स पे अप्लाई कर रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो उसमें एक नॉर्मल रेंज है 120 तक। अगर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो दैट वी कॉल नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर वो जो खून है उस वॉल पे अप्लाई कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हमारी जो खून की शरियानें हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, एक लार्ज, फिर थोड़ी छोटी छोटी होकर कैपिलरीज जो हैं वो माइक्रो मिलीमीटर्स तक छोटी वेसल्स होती हैं। व्हेन दीज स्मॉल कैपिलरीज गेट एक्सपोज टू हाई प्रेशर, इतना हाई प्रेशर उन कैपिलरीज पे लगता रहेगा तो वो उनको स्लोली डैमेज करता है। जब उनको डैमेज कर रहा होता है तो वो एंड ऑर्गन्स, जिन जिन ऑर्गन्स को वो कैपिलरी सप्लाई करती हैं उन ऑर्गन्स का फंक्शन मुतासर होता है। उसमें सबसे अहम है दिल और गुर्दा। दिल भी मुतासर होता है, गुर्दा भी मुतासर होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में स्लोली गुर्दे की कैपिलरीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और फिर गुर्दा काम करना छोड़ देता है। बाज़ दफ़ा आप डायलिसिस पे पहुंच सकते हैं अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर है और वो अनकंट्रोल्ड है। और बीपी से स्ट्रोक का क्या ताल्लुक है? जैसे एंड ऑर्गन डैमेज में हमने बात की गुर्दे की, इसी तरह दिमाग की भी होती है, मगर दूसरा डायरेक्ट ताल्लुक दिमाग से ये होता है कि स्पेशली एल्डरली में जब उम्र बढ़ जाती है तो उसमें हमारी शरियानें स्टिफ ज़्यादा हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। व्हेन दीज हार्ड वेसल्स फेस हाई ब्लड प्रेशर, अगर एकदम से ब्लड प्रेशर 200 प्लस चला जाए तो वो हार्ड ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो सकती हैं, सडनली फट सकती हैं।
एंड व्हेन दे रप्चर सडनली दैट लीड टू एक्यूट स्ट्रोक या फालिज जिसको हम बोल रहे होते हैं। तो दिमाग में खून जमना कहेंगे इसको आम जबान में। स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक जैसे हमने दिल के हार्ट अटैक की बात की, बिल्कुल इसी तरह अगर दिमाग के किसी हिस्से की खून की सप्लाई सडनली रुक जाए उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। दिल का काम है जिस्म को खून सप्लाई करना, दिमाग पूरे जिस्म की मोबिलिटी जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करता है। तो अगर दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई मुतासर हो जाए तो दिमाग का वो हिस्सा जिस्म के जिस हिस्से को करंट प्रोवाइड कर रहा था वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। जैसे आपने देखा एक हाथ, एक बाजू या जिस्म का इवन आधा हिस्सा सडनली काम करना छोड़ देता है। दिमाग के उस हिस्से को खून की सप्लाई रुक जाती है। अब उस रुकने की वजह या तो वो शरेयान ब्लॉक हो जाए, वहाँ पे कोई खून का लोथड़ा आके उसको बंद कर दे, या वो शरेयान रप्चर हो जाए, फट जाए। उन दोनों सूरतों में स्ट्रोक या फालिज होता है। आजकल यंग जनरेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस जो हैं वो सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे अचानक ही किसी का सोते हुए में इंतकाल हो गया तो पता चलता है कि भाई इसको दिल का जो है वो अटैक पड़ा था, हालांकि वो बिल्कुल फ़िट है, यंग है। बाकी बिल्कुल रेगुलर रूटीन में कोई शख्स है, उसको भी जो है वो चलते चलते हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो ये यंग जनरेशन में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है हार्ट डिज़ीज़? शोएब, अभी आपका सवाल के जो है जो दो जवाबात हैं। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि कोई यंग आदमी सोते सोते इंतकाल हो गया और उसे लगा कि वो दिल की वजह से है, तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जेनेटिक्स की वजह से होता है कि जेनेटिकली उसके दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जैसे हमने स्टार्ट में इब्तिदा में बात की थी दिल के एक एरिदमियाज़, तो वो मोस्टली एरिदमियाज़ की वजह से होता है कि रिदम ख़राब हो गई और या फिर दिल के किसी साख्त में प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें ऐसा होता है। जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है उसमें अचानक सोते सोते मौत वाक़या हो जाना वो बहुत कम है। इट स्टार्ट्स विद द चेस्ट पेन। हार्ट अटैक आएगा, सीने में दर्द होगा, चेस्ट पेन के बाद अगर किसी की डेथ होती है तो यस, वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हो सकती है। तो वो जो दूसरी वजह है वो भी आजकल यंग जनरेशन में कॉमन है, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस को 15 साल हो गए। तो अगर मैं अपनी पहले वाली प्रैक्टिस पे बात करूं तो यूजुअली 50-60 से ऊपर वाले लोग मेरी क्लिनिक में आते थे। अब पिछले तीन साल से कहूँ 4 साल से तो मेरे क्लिनिक में यूजुअली 20s में 22, 24, 25, 26 इस उम्र के लोग आते हैं विद कार्डियक प्रॉब्लम्स। और मेरी बहुत से मरीज़ जिनकी मैं एंजियोप्लास्टीज कर चुका हूँ इस एज ग्रुप में है। नौजवान जिनके मैं कहता हूँ ज़िंदगी स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तक शादी भी नहीं हुई, दे आर स्टार्टिंग, वो हार्ट अटैक के साथ आते हैं और एंजियोप्लास्टी होती है और फिर हार्ट का कुछ हिस्सा वीक हो जाता है एंड दे आर प्रोन टू डेवलप हार्ट फेलियर इन द फ्यूचर। की वजह ये हुई कि इनएक्टिव हैं या ग़िज़ा के ऊपर फोकस नहीं है? बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल उसमें दोनों चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल में हमारी डाइट में बहुत कॉमन है फास्ट फूड, जंक फूड्स का इस्तेमाल। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि आप चिप्स खाओ, चॉकलेट्स खाओ, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ और कोका पियो उसके ऊपर, और फिर बैठ के मूवी देखो या मोबाइल गेम खेलो। ठीक है, तो एक्टिविटी ख़त्म हो गई। गेम अगर मैं पूछ भी रहा होता हूँ कि भाई आपकी कोई दिलचस्पी गेम वगैरह से, तो वो कह रहे होते हैं कि हाँ मैं तो पबजी खेलता हूँ, फलां गेम खेलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, बट स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया, एक्टिविटी ख़त्म हो गई, सादा ग़िज़ा के बजाय पूरा वेस्टर्न स्टाइल ग़िज़ा का आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मिल के, और उस पर टॉप ऑफ दैट स्मोकिंग, वैप। अभी आप देखें ये पिछले 2 साल के अंदर आप कराची की किसी भी रोड पे, किसी भी गली पे चले जाएं, आपको हर लाइन में एक वेप की शॉप मिलेगी। ठीक है, तो सिगरेट, वेप, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में, फास्ट फूड, वॉक का ना करना, ये सब वजूहात हैं दिल का मसला बहुत अर्ली स्टार्ट होने में, जो कि पहले 50 साल के बाद होता था, अब वो 20-30 साल की उम्र के नौजवानों को शुरू होने लगा है। अच्छा, स्मोकिंग और वेप का आपने बताया, तो कुछ लड़के कहते हैं कि भाई हमने स्मोकिंग छोड़ दी है लेकिन अब हम वेपिंग कर रहे हैं, तो वेप जो है ना वो कम नुकसानदेह है, या हम शीशा पी रहे हैं
क्योंकि उसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं कि किस चीज़ का ज़्यादा नुकसान है? जो शुएब असल चीज़ है ना, वो है निकोटीन। तंबाकू में जो मेन चीज़ होती है जिसमें एडिक्शन होती है, तो सिगरेट की शक्ल में हो, वेप की शक्ल में हो या शीशे की शक्ल में, मेन तो वही चीज़ है। हाँ, जो वेप है स्पेशली, उसमें रिफाइंड होता है, क्योंकि सिगरेट या तंबाकू में निकोटीन के अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि मालूम भी नहीं है कौन से हैं, ठीक है। तो वेप में कम से कम वी नो कि वो प्योर निकोटीन है, उसमें एडिक्शन होती है। कम डेंजरस, कम ख़तरे की बात है तो यस बिल्कुल, सिगरेट से वेप में कम ख़तरा है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उसमें ख़तरा नहीं है, हाँ कम ख़तरा है। वो ज़्यादा बुरा है तो वो कम बुरा है, बुरे दोनों हैं, एडिक्शन पोटेंशियल दोनों में है। तो अगर कोई ऐसा आदमी जो ऑलरेडी तंबाकू नोशी या सिगरेट पी रहा है और वो बहुत बुरी आदत है, छूट नहीं रही, हाँ तो उसको छोड़ने के लिए एज अ मेजर कि टेम्परेरली वो पहले उसको बंद करके वेप पे आ जाए, क्योंकि वेप की जो निकोटीन की कंटेंट है वो कम है, लिमिटेड है, हमें पता है कितनी है। तो पहले सिगरेट को छोड़ना मुश्किल है, वेप पे आ जाएगा तो फिर उसको छोड़ना रिलेटिवली आसान है। तो अगर वेप को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ टूल दैट हेल्प्स टू क्विट स्मोकिंग, देन इट इज़ अप्रोप्रिएट। बट अगर ये कि भाई ये नहीं करना, ये करना है, तो फिर वो बराबर ही हो जाएगा। यंग जनरेशन में जो है वो एनजाइटी डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं लोग कि हमें जो है ना वो एनजाइटी है, डिप्रेशन है। तो एनजाइटी से फ़र्क पड़ता है कि भाई उसको दिल का मसला हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एनजाइटी अगर किसी को है तो उस पे अफेक्ट होता है हार्ट पे? टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़, कुछ पर्सनालिटीज़ अलग अलग होती हैं। एक हम बोलते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग वो थोड़ा सा एंक्शस ज़्यादा होते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो यस उनमें दिल का मसला होने का इम्कान थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप बी पर्सनालिटीज़ जो कूल काम रहते हैं। तो एंग्जाइटी को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक बहुत अहम कंपोनेंट है जो कि आपको दिल के मसले होने से रोक सकता है। अगर क्रॉनिक एंग्जाइटी है, अगर तो वो स्ट्रेस रिलेटेड है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है सिंपल लाइफस्टाइल मेजर से, प्रॉपर रेस्ट करना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना, मेडिटेशन करना, इन चीज़ों से। अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर उन चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो बेहतर है किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करके एंग्जाइटी को कंट्रोल कर लें, तो आप उस रिस्क को भी कम कर सकते हैं। कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत सुना है कि कोविड वैक्सीन जब से लोगों को लगी है तब से जो है वो दिल के मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ये एक मिथ है या फैक्ट है कि कोविड वैक्सीन से हुआ है इंक्रीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में? शुएब ये एक टोटली एक मिथ है। कोविड वैक्सीन का दिल के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक्यूट कुछ रिएक्शंस, क्योंकि वैक्सीन एक नई चीज़ थी, जब वो इंट्रोड्यूस की गई थी तो कुछ एक्यूट रिएक्शंस जिसमें जिस्म में क्लॉट्स बनना कुछ केसेस में थे, और वो भी नॉट पर्टिकुलरली इन द हार्ट। जब जिस्म में क्लॉट बनते हैं तो कहीं पर भी बन सकते हैं, तो कुछ बहुत ही मिनिमम से केसेस रिपोर्ट हुए थे, बट दैट वाज द एक्यूट रिएक्शन, नथिंग टू डू विद द हार्ट, एंड जो कि अब तक चल रहा हो। हाँ, कोविड जो बीमारी थी उसके असरात लंग्स पे ऐसे होते थे जो फाइब्रोसिस की शक्ल में कैरी ऑन कर सकता है इंसान देर तक, बट वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ, तो जैसे एक्सट्रैक्शन वगैरह करवाने लोग आते हैं या डेंटल ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, तो उसमें लोगों को ये डर होता है कि हम अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो हमें दिल का मसला हो जाएगा। तो ये फैक्ट है या मिथ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है बीइंग अ डेंटिस्ट। बिल्कुल ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आपके दिल की साख्त में कोई ख़राबी है, जैसे हमने इब्तिदा में दिल की बीमारियों की बात की थी जिसमें आपको कोई VSD है, कोई ASD है, दिल में सुराख है, या आपको कोई दिल में प्रोस्थेटिक चीज़ लगी हुई है, वेल्व ख़राब होता है तो हम बाहर से एक वेल्व डाल देते हैं जिसको हम प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व कहते हैं, या कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, तो अगर आपको डेंटल इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आपके हार्ट तक जा सकता है और आपके हार्ट के वेल्व्स को
हार्ट की दीवारों को कहीं पे भी मुतासर कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसी सूरत में वी सजेस्ट प्रोफिलैक्सिस कि अगर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो कार्डियक प्रोफिलैक्सिस के लिए पहले एंटीबायोटिक, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके एंटीबायोटिक लेके फिर आप किसी भी डेंटल प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं, वो सेफ़ होता है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, आपका दिल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आपको कोई रिस्क नहीं है, तब ज़रूरत नहीं है। तब ज़रूरत नहीं। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त निकाला। अगर हमें आइंदा जो है वो आपकी ज़रूरत पेश आएगी, कुछ हमें पूछना होगा तो इंशाल्लाह फिर हम आपको वापस दावत देंगे। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। चलें, आपका शुक्रिया शुएब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं दिल की जो कॉमन बीमारियां उस पर बात करूं लोगों की समझ के लिए। थैंक यू।